नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने बंगाल के गवर्नर पहुंचे हैं। क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है बंगाल में, आज इसके बारे में बताऊंगा। कोलकाता रेप मर्डर कांड में वो दो हाई प्रोफाइल किरदार कौन हैं जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आज उनकी भी बात होगी। सीबीआई को कोर्ट से ऐसी कौन सी परमिशन मिली है कि कोलकाता कांड का पूरा सच सामने आने की उम्मीद जग गई है। 14 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वालों का किस पार्टी से कनेक्शन निकल कर आया, आज आपको यह भी बताऊंगा। कोलकाता रेप केस की गूंज यूपी में भी। उपचुनाव में राहुल और अखिलेश दोनों का बड़ा नुकसान होने वाला है क्या? सीएम योगी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को तगड़ा करंट कैसे लग गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, हर जगह बीजेपी फिर लोकसभा चुनाव वाली गलती कर रही है क्या? आज इसका भी चैप्टर होगा। इसके अलावा मोदी के नए भारत का वो हथियार जिसे देख चीन और पाकिस्तान हैरान है। पहाड़ों से लेकर नदी नालों तक वो आ गया है जो भारतीय सेना की ताकत और बढ़ा देगा। आज आपको उससे भी मिलवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी के दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। यूक्रेन की आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला यूक्रेन दौरा है। यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड का दौरा भी करेंगे। राजस्थान के उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल हुए छात्र देवराज की मौत हो गई है। छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देवराज की मौत के बाद अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 16 अगस्त को 10वीं के छात्र देवराज को उसके साथ पढ़ने वाले लड़के ने चाकू मार दिया था, जिसके बाद उदयपुर में सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के ओलंपिक पदक विजेताओं और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मान राशि बांटी। 2 मेडल हासिल करने वाली मनु भाकर को 5 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि नीरज चोपड़ा को 4 करोड़ रुपए का इनाम मिला। सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट को भी सरकार ने 4 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि अमन सहरावत, सरबजोत सिंह और 3 हॉकी खिलाड़ियों को दिए 2.5 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर में आज 52 दिनों से चल रही अमरनाथ यात्रा खत्म हो गई। आखिरी दिन स्वामी दीपेंद्र गिरी द्वारा लाई गई छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंची, जिसके बाद विशेष पूजा की गई। 29 जून से शुरू हुई यात्रा के दौरान 5 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने आ गए हैं बंगाल गवर्नर। क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? कोलकाता रेप मर्डर कांड में वो 2 हाई प्रोफाइल किरदार कौन हैं जिन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं? सीबीआई को कोर्ट से कौन सी परमिशन मिल गई है कि कोलकाता कांड का पूरा सच सामने आना तय है? और 14 अगस्त की रात मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने वाले लोगों का किस पार्टी से कनेक्शन निकल आया, यह भी बताऊंगा। सबसे पहले इसका चैप्टर। आज रक्षाबंधन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाई से नहीं दीदी से पूछना पड़ रहा है कि उनके राज्य में महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी या नहीं। बॉस, महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या ममता दीदी जैसा उनको बुलाया जाता है, बंगाल में उनकी सरकार को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही नहीं बढ़ रहा यह गुस्सा। जब एक महिला डॉक्टर की क्रूर हत्या हो जाए और सरकार की तरफ उंगलियां उठें और सरकार के अंदर के लोग कहें कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, तो बॉस गुस्सा नहीं आएगा तो क्या पब्लिक फूल बरसाएगी? सबसे शॉकिंग तो यह है कि इतने दिन हो गए, इतने दिन से बवाल चल रहा है, इतने दिनों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे देश में गुस्सा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार और वहां पर राज करने वाली उनकी पार्टी टीएमसी का रवैया यह सब देखकर भी बदलता तो नहीं लग रहा। क्योंकि इन्हीं के लोग घटिया से घटिया बयान दे रहे हैं, इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी, इन्हीं का सिस्टम नोटिस भेजकर एक तरह से लोगों को यह धमका रहा है कि भैया कोलकाता कांड पर यह मत लिखो, वो मत लिखो, यह मत बोलो, वो मत बोलो। लिख रहे बोलने से लोगों को रोक दीजिएगा क्या? अब तो टीएमसी के सांसद तक बोलने लगे हैं कि उस प्रोफेसर को अरेस्ट करो जो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज का हेड था, पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करो। यह टीएमसी के सांसद बोल रहा है। क्या बोलने से पीड़ित माता पिता को रोक दोगे? जिनकी बेटी के साथ ऐसी हैवानियत हुई थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 16 एक्सटर्नल
और 9 इंटरनल इंजरी का पता चला। बॉस, अगर बोलने से रोक देने से काम बनने लगता ना तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाकर हमेशा सत्ता में ही बनी रह जाती। लेकिन लोकतंत्र में जितना आवाज दबाओगे उतना मुंह की खाओगे का हिसाब चलता है। अब ममता बनर्जी के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक बड़ी परेशानी तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया है। अब इस मामले की कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और दूसरी बड़ी परेशानी ममता बनर्जी के लिए जो आकर खड़ी हो गई है कि बंगाल के राज्यपाल दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली में बंगाल के राज्यपाल की गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो रही है, हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से वो मिल सकते हैं। और यह सारा घटनाक्रम जितनी तेजी से हो रहा है उसमें कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्योंकि सेंटिमेंट तो यह दिखा रहा है कि बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कई लोग राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर भी रहे हैं। ऐसे माहौल में बंगाल के गवर्नर का दिल्ली में आना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए आना, यह बड़ी बात है। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि क्या बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। सुनिए बंगाल के गवर्नर को एक बार। बंगाल is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. बंगाल के गवर्नर जो कह रहे हैं ये बहुत अहम बातें हैं। महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। बंगाल की सरकार इनसेंसिटिव है, वो लोगों की बातें शायद समझ नहीं रही। और गवर्नर का ये कहना कि भाई बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है, सीधा सीधा मतलब लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगने के लिए जमीन तो यही होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर फेल है, एक जमीन ये भी होती है। और गवर्नर ही सिफारिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खत्म है बॉस, यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के बयान के, माफ कीजिएगा, राज्यपाल के बयान के कई बहुत अहम मायने हैं। लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या ग्राउंड कोलकाता में दिख रहा है? पहले राष्ट्रपति शासन में क्या हुआ था जब लगा था? यह सब आज आपको बताऊंगा। क्योंकि कोलकाता कांड के बाद सब यही कह रहे हैं कि बंगाल में कानून व्यवस्था का यह कैसा हाल है। एक तो अस्पताल जैसी जगह में लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर, फिर उसी अस्पताल में गुंडे घुसकर तोड़फोड़ कर देते हैं। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब इतनी खराब हालत है तो फिर राष्ट्रपति शासन लग क्यों नहीं रहा? इसके बारे में आपको डिटेल में आगे बताऊंगा कि किन हालात में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन पहले यह देखना जरूरी है कि बंगाल में चल क्या रहा है। क्यों लोगों को लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए? क्यों वहां बड़े बड़े लोगों पर सवाल उठ रहे हैं, जिनमें दो अहम कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इनमें से एक कैरेक्टर है आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष। घटना के बाद संदीप घोष की भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं। संदीप घोष पर ममता की मेहरबानी को लेकर भी सवाल उठे हैं। दूसरा अहम किरदार है कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, जिनके काम करने के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोगों के साथ टीएमसी के सांसद भी कमिश्नर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये दोनों बहुत अहम किरदार हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के बारे में। रेप और मर्डर कांड के बाद से ही कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल चर्चा में। कमिश्नर के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह सवाल हम नहीं बल्कि खुद तृणमूल कांग्रेस के सांसद उठा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुखेंदु शेखर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कोलकाता रेप और मर्डर कांड पर कुछ सवाल खड़े किए। टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने लिखा कि जांच के लिए पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्रिंसिपल को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना जरूरी है। पूछताछ से पता चलेगा कि आत्महत्या की कहानी किसने फैलाई, सेमिनार हॉल की दीवार किसने गिरवाई, आरोपी संजय रॉय को इतना ताकतवर किसने बनाया, क्यों 3 दिन बाद स्निफर डॉग का इस्तेमाल हुआ। इस तरह के सैकड़ों सवाल हैं जिसके जवाब इन दोनों लोगों से लेने चाहिए, ये टीएमसी के सांसद कह रहे हैं।
टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने जो बात कही उसे बंगाल में कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि बंगाल में कहा यही जाता है कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार या पुलिस के खिलाफ बोलने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क ले लेना है। लेकिन कोलकाता कांड में जिस तरह की बातें सामने आई उसमें हर कोई तो चुप नहीं रह सकता, फिर चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी का ही क्यों ना हो। सुखेंदु शेखर जैसे नेता भी होते हैं जो हर रिस्क को समझकर भी खुलकर बोल रहे हैं, और ये रिस्क क्या है ये तुरंत दिख भी गया, क्योंकि सुखेंदु शेखर ने कमिश्नर पर सवाल उठाए तो फौरन नोटिस आ गया। सुखेंदु शेखर को अपनी गिरफ्तारी का डर है, इसलिए सुखेंदु शेखर ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। इससे पहले टीएमसी नेता शांतनु सेन ने भी कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लिखा था, तो टीएमसी ने शांतनु सेन को प्रवक्ता पद से हटा दिया। यह तो बंगाल का हाल है बॉस, कि पब्लिक सेंटिमेंट के साथ नेता जा रहा है तो उस पर एक्शन हो जा रहा है। किसी को गिरफ्तारी का डर है, किसी को एक्शन का डर है, और ये लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह बताते हैं बॉस। लेकिन कितने लोगों को चुप करवा लिया जाएगा? कोई सुखेंदु शेखर बोले या ना बोले, कोई आम आदमी बोले ना बोले, वो माता पिता तो हर हाल में बोलेंगे ना। जिनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ उनको भी चुप करवा दीजिएगा क्या? जिनकी बेटी छीन ली गई वो क्या चुप रहेंगे माता पिता? उनको किस बात का डर? उन्होंने तो सब कुछ खो दिया वाला हिसाब है। पुलिस कमिश्नर और आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर ऐसे ही सवाल पीड़ित डॉक्टर का परिवार भी उठा रहा है। पीड़िता की मां ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि किस तरह से घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने पूरे मामले को अलग ही एंगल देने की कोशिश की थी। पीड़िता की मां का कहना है कि पहले हमें अस्पताल से फोन आया कि आपकी बेटी बीमार है, इसके बाद फोन कट गया। फिर हमने अस्पताल फोन किया और पूछा क्या हुआ, तो हमें अस्पताल आने के लिए कहा। फोन करने वाले ने खुद को असिस्टेंट सुपर बताया और कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। हमारी बेटी गुरुवार को ड्यूटी पर गई थी, हमें शुक्रवार को सुबह 10:53 पर यह फोन आया। जब हम वहां पहुंचे तो हमें उसे देखने नहीं दिया गया। 10:53 पे फोन आया, ये लोग पहुंचे और 3 बजे दोपहर तक इन लोगों को बेटी को देखने नहीं दिया गया। पीड़िता की मां ने कहा कि पुलिस कमिश्नर ने हमारे साथ बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। पुलिस कमिश्नर ने बस जल्द से जल्द मामले को दबाने की कोशिश की, ये पीड़िता की मां कह रही है। उनकी कोशिश थी कि जल्द से जल्द पोस्टमार्टम करवाकर शव को हटाया जाए। ये सारी बातें पीड़ित डॉक्टर की मां कह रही हैं, और ये सारी बातें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि ये सारी बातें अलग अलग स्तर पर लोग भी कह रहे हैं। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि पीड़िता के परिवार की मांग क्या है और उनकी मांग क्या रही है। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না, ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে। পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য, ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটুও ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের সিএম যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। আমার মনে হচ্ছে আজকে 144 ধারা জারি করে দিয়েছেন এখানে, যাতে মানুষ প্রতিবাদ করতে না পারে। पीड़िता की मां आरोप लगा रही है मुख्यमंत्री पर कि धारा 144 लगाकर प्रदर्शन करने से लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है मुख्यमंत्री। और क्या गंभीर प्रश्न उठेंगे भाई किसी राज्य की सरकार पर, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार किया जाएगा, ये लोग पूछ रहे हैं। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल की जो चर्चा हो रही है, तो आपको यह भी बताता हूं कि विनीत गोयल का बैकग्राउंड क्या है। विनीत गोयल 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिसंबर 2021 में कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने थे। विनीत गोयल को सीएम ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है। कमिश्नर बनने से पहले कोलकाता पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर काम कर चुके हैं। इसी साल जून में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत गोयल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर राजभवन की छवि खराब करने का आरोप है। रेप और मर्डर कांड के बाद कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर लापरवाही के भी आरोप लग रहे हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसा और तोड़फोड़ के बाद पुलिस कमिश्नर ने मीडिया पर ही आरोप लगा दिया था कि मिस इंफॉर्मेशन और गलत कैंपेन से माहौल बिगड़ा, जबकि इस पूरे केस में पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। घटना के बाद जिस तरह से पीड़िता का अंतिम संस्कार हुआ, उस पर अंतिम संस्कार कराने वाले कर्मचारी ने क्या कहा वो भी सुनिए आप। 1 घंटा आगे पुलिस आ गए थे इधर। पुलिस आके हमको जानकारी दी, हम लोग को एक लड़की ऐसे हुआ। हम लोग तो बोले हैं आपको मालूम है, तो बोले जो आएगा तो थोड़ा देखिएगा, थोड़ा जल्दी हो सकते थे। हम लोग ठीक है। और कितनी बॉडी दादा पहले थी? 2 पुलिस बोलचे बॉडी तभी जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि पुलिस को क्या हड़बड़ी थी कि पीड़िता का अंतिम संस्कार जल्दी हो जाए। यही मां बाप भी पूछ रहे हैं
कि 2 लोगों की बॉडी और पहले थी, हमारी बेटी का अंतिम संस्कार पहले करा दिया गया, और जो लोग वहां शमशान घाट में वो कह रहे हैं कि पुलिस ने पहले ही आकर कहा था कि थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना। क्यों जल्दी जल्दी कर देना बॉस? पीड़ित परिवार जो आरोप लगा रहा है वही आरोप बीजेपी भी लगा रही। बीजेपी ने आज ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस घटना के दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को, फिर उन सवालों के बारे में बताऊंगा जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को परेशान कर रहे हैं। मृतक पीड़िता का परिवार कह रहा है कि हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दरिंदे का कृत्य नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं। लेकिन जब तक ये विवेचना कलकत्ता पुलिस के पास थी, करीब 5 से 6 दिन, गैंग रेप इस एस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया उन्होंने। और इसकी वजह क्या है ये भी स्पष्ट कर दें। इसकी वजह ये है, अरेस्ट हुई एक, अगर गैंग रेप होगा तो अरेस्ट होंगी और भी जरूरी है, अनिवार्य है, और अरेस्ट ये करना नहीं चाहते थे। पुलिस कमिश्नर की ही तरह आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अब जांच के दायरे में वो भी है। कॉलेज में रेप और मर्डर के बाद संदीप घोष को हटा दिया गया, लेकिन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। इस मेहरबानी की क्या वजह थी ये किसी को नहीं पता, लेकिन अब सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ कर रही है, और संदीप घोष जिन सवालों पर फंसते दिख रहे हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। मर्डर को आत्महत्या बताने की इतनी जल्दबाजी क्या थी? भाई, जो पीड़िता की मां है वो कह रही है कि सामने देखकर लग रहा है कि आत्महत्या नहीं मर्डर है, तो जो लोग डॉक्टर हैं उस अस्पताल में काम करते हैं उन्होंने आत्महत्या क्यों बताया बॉस? डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था कि आत्महत्या है कि मर्डर है। आप डॉक्टर हैं, क्या आपको नहीं लगता था क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? यह भी उनसे पूछा गया है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। फिर क्यों और किसके कहने पर वहां रेनोवेशन करवाया गया? क्राइम सीन पर छेड़छाड़ अपराध है, इसके बाद भी आपने जांच पूरी होने तक उसे सुरक्षित क्यों नहीं रखा? पीड़ित परिवार को किसके कहने पर बिना फैक्ट के जानकारी दी गई? संदीप घोष की कॉल डिटेल और 8 से 10 अगस्त के व्हाट्सएप मैसेज भी सीबीआई खंगाल रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष मामूली आदमी नहीं है। संदीप घोष के बारे में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में उनके पुराने साथियों ने अलग अलग इंटरव्यू में कई आरोप लगाए। फरवरी 2021 में संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। आरोप है कि प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू में संदीप घोष 16वें नंबर पर आए थे, फिर भी संदीप घोष आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। मई 2023 में करप्शन के आरोप में संदीप घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज किया गया। ट्रांसफर के बाद संदीप घोष ने खुद को प्रिंसिपल के कमरे में बंद किया, जिससे आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नया प्रिंसिपल चार्ज न ले सके। 48 घंटे के अंदर संदीप घोष को पुरानी पोजीशन वापस कर दी गई। सितंबर 2023 में संदीप घोष का फिर से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर हुआ। संदीप घोष की जगह आए प्रिंसिपल का विरोध हुआ। आरोप है कि यह विरोध संदीप घोष के लोगों ने करवाया। अक्टूबर 2023 में संदीप घोष फिर से आरजी कर के प्रिंसिपल बन गए। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार, टेंडर और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी लगे। पोस्टमार्टम की बॉडी को दूसरे इस्तेमाल के लिए देने का भी आरोप लगा है। माफिया की तरह काम करने का आरोप, मेडिकल कॉलेज में हर काम के लिए कमीशन लेने का आरोप संदीप घोष के पुराने साथी लगा रहे हैं ये आरोप, और उन्हीं साथियों का आरोप है कि उसकी शिकायत करने वाले डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब ऐसे आदमी को हटा के फिर आपने ड्यूटी दे दी दूसरी जगह, प्रिंसिपल बना दिया। और इतने आरोप लग क्यों रहे, उनकी जांच क्यों नहीं हो रही? यानी कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि संदीप घोष बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान भी संदीप घोष का जिक्र आया था, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां भी की थी। अब संदीप घोष सीबीआई जांच के घेरे में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ इस मामले में एक डायरी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। यह डायरी ट्रेनी डॉक्टर की लाश के पास मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए हैं, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। पुलिस ने फटे हुए पन्नों को सीबीआई को सौंप दिया है। आमतौर पर डॉक्टर्स के पास डायरी होती है जिस पर दवा के नाम लिखे होते हैं। डायरी के फटे पन्नों से सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डायरी में कोई राज की बात भी लिखी थी क्या? इधर सीबीआई की जांच भी तेजी से जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सीबीआई मुख्य आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर चुकी है। अब संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट आप कहते हैं, वो भी होगा।
पॉलीग्राफ टेस्ट से पता चल जाएगा कि क्या घटना में संजय के अलावा कोई और भी शामिल था। रेप के समय पीड़िता जिंदा थी या मर गई थी, पीड़िता को कैसे मारा, सेमिनार हॉल के अंदर महिला डॉक्टर है, यह बात संजय को कैसे पता चली, क्या इस वारदात से पहले भी उसने ऐसे अपराध किए हैं या नहीं, क्या अस्पताल प्रशासन और पुलिस उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अस्पताल में कोई अवैध काम चलता रहा है या अभी भी हो रहा है, यह भी इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में, पॉलीग्राफ टेस्ट में साफ हो जाएगा। और सीबीआई को इसकी परमिशन कोर्ट से मिल भी गई है पॉलीग्राफ टेस्ट की। आपके मन में भी सवाल होगा कि सीबीआई ने अब तक जांच में क्या क्या किया है, आपको वो भी डिटेल बताता हूं। सीबीआई अब तक की जांच में कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों समेत 20 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की है। सीबीआई आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। उनसे अब तक करीब 36 घंटे पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई ने संदीप घोष की कॉल डिटेल और चैट की भी जांच की है। रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग हो चुका है और अब सच सामने लाने के लिए कोर्ट से आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी ले ली गई है। इस केस में जो आरोपी संजय रॉय पकड़ा गया था, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यह है कि संजय रॉय कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलंटियर के रूप में काम करता था। ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट में पुलिस का सहयोग करता था। बाद में संजय रॉय को पुलिस कल्याण बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर संजय रॉय आरजीकर अस्पताल में पुलिस चौकी में आ गया। इससे संजय रॉय को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों में एंट्री मिलने लगी। संजय रॉय लोगों को बताता था कि वो पुलिस के साथ काम करता है। संजय रॉय की बाइक पर कोलकाता पुलिस भी लिखा हुआ था। संजय रॉय मरीजों को अस्पताल में दाखिला दिलाने और बेड दिलाने के बदले पैसे लेता था, यह भी आरोप है। संजय रॉय के मोबाइल से सैकड़ों अश्लील वीडियो मिले हैं। संजय रॉय ने 4 बार शादी की थी, 3 बीवियां उसको छोड़ चुकी, 4थी बीवी की मौत हो गई। संजय रॉय पर अपनी मां, बहन और बीवियों के साथ मारपीट के भी आरोप लगे। संजय रॉय शराब पीता और हिंसक मानसिकता का आदमी है। जब पुलिस ने संजय रॉय को गिरफ्तार किया तब भी वो नशे में बताया गया। संजय रॉय ने डॉक्टर के रेप और मर्डर के बाद सबूत मिटाने की भी कोशिश की। पहले जब आरोपी संजय रॉय को पकड़ा गया था तो टीएमसी वाले कह रहे थे कि यही एक आरोपी है, लेकिन जब सीबीआई आ गई तो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि सीबीआई ने अब तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की। यानी सीबीआई जांच कर रही है तो इस सारा ठीकरा दूसरों पर फोड़ना चाहते हैं। सुनिए टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं। The RG Kaur case was handed to the CBI on the 14th of August. Since then, the CBI has not taken any action. It is the Kolkata police which has arrested the prime accused within 24 hours. The CBI has not summoned even a single suspect for questioning. Why this inaction and silence on the part of the CBI? Is the CBI trying to bury this case? Is the CBI trying to hand over the political advantage to the BJP by keeping silent and not allowing the truth to come out? We will not allow this to happen. What is the CBI doing? We demand an immediate press conference by the CBI to tell the public exactly what steps it is taking in the RG Kaur incident. ये मैडम पहले पत्रकार रह चुकी हैं, अब टीएमसी की सांसद हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं कि यही स्ट्रैटेजी है क्या टीएमसी की कि जो ममता बनर्जी अपने राज्य में सीबीआई को घुसने नहीं देना चाहती थी, वो अचानक सीबीआई आ गई, 4 दिन चुप रही उनकी पार्टी और अब सीधा सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई क्या कर रही है, ताकि उन पर से सवाल डाइवर्ट हो सके। बॉस, अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि और लोग शामिल हैं तो पहले ही अरेस्ट कर लेना था ना। और सीबीआई जब वहां पहुंची तब तक तो कितने आरोप लग रहे हैं कि वहां पर क्राइम सीन पर वहां रेनोवेशन का काम होने लगा था, उसे हॉस्पिटल के अंदर वहां तोड़फोड़ की जो घटना हुई, बहुत देर तक क्राइम सीन कॉम्प्रोमाइज हुआ, उसको बंद नहीं किया गया। इतने चीजों के बीच सीबीआई पहुंचे और कहे कि हाँ भाई अगले दिन है ये था, ये सब चाहिए इनको, क्योंकि इन पे सवाल उठ रहे हैं तो अब सीबीआई पे सवाल दाग दो। क्या लोग हो बॉस आप लोग। एक तरफ तो कोलकाता कांड की जांच चल रही है जिससे इस भयानक कांड की पूरी सच्चाई सामने आ सके, अस्पताल के अंदर अगर कुछ गलत हो रहा था तो उसका सच सामने आ सके। लेकिन क्या इस सच के सामने आने से कुछ लोग डर रहे हैं? क्योंकि अगर किसी बात का डर नहीं है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी विरोध की आवाज उठाता है उस पर किसी ना किसी से डंडा चलाने के लिए ममता सरकार तैयार दिखती है किसी तरीके का। आज ये सोचिए कि जिस केस को लेकर ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, जबकि उन्हीं की सरकार है, वही मुख्यमंत्री, वही गृह मंत्री, वही स्वास्थ्य मंत्री
जब वो सड़कों पर उतरती है तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब दूसरे लोग सड़कों पर उतर आते हैं तो उन पर लाठी चलाने के लिए कोताही नहीं होती। आप खुद देखिए, कोलकाता में जब फुटबॉल फैंस ने स्टेडियम के बाहर रेप और मर्डर कांड की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग की तो पुलिस ने लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया। ममता बनर्जी सड़क पर आई थी तब तो नहीं हुआ था ये सर। ममता बनर्जी पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए बाहर सड़क पर आ सकती है, पब्लिक नहीं आ सकती, उनको जो है लाठीचार्ज हो जाएगा। क्यों भाई? जब पब्लिक सड़कों पर प्रोटेस्ट करती है तो इससे ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस को परेशानी होती है क्या? कल कोलकाता में फुटबॉल का बड़ा मैच था। कोलकाता वैसे भी फुटबॉल फैंस के लिए जाना जाता है, लेकिन एक तो मैच रद्द कर दिया गया कि कोलकाता में तनाव बहुत है। ऊपर से जब फुटबॉल फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम के बाहर पहुंचे और कोलकाता कांड में इंसाफ के लिए नारेबाजी करने लगे तो तुरंत ममता बनर्जी की पुलिस और सिस्टम एक्टिव हो गए और बड़ी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान भेजकर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और वहां से भगा दिए गए। ऐसा क्या इसलिए किया गया कि लोग विरोध प्रदर्शन ना कर सके? ये लोग पूछ रहे हैं। अब तस्वीरें देखिए। सवाल यह है कि अगर ममता बनर्जी प्रोटेस्ट कर सकती हैं तो पब्लिक क्यों नहीं कर सकती? विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी से किसी को डर लग रहा है क्या? एक बार देखिए वहां क्या माहौल था। हालांकि यह अकेला मामला नहीं है जब कोलकाता कांड पर उठ रही आवाजों को दबाने का आरोप ममता बनर्जी प्रशासन पर लग रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जिनको कोलकाता के मामले में बंगाल पुलिस के नोटिस आए हैं। सोशल मीडिया पर लिखने वालों पर ऐसी निगरानी रखी जा रही है जिस पर लोग कह रहे हैं कि इतना एक्टिव होते पहले तो कोलकाता केस सुलझ जाता। अब तो कोलकाता पुलिस ने कॉलेज की एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 23 साल की इस छात्रा ने ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। कथित तौर पर इस छात्रा पर रेप पीड़िता की पहचान का खुलासा करने का भी आरोप लग रहा है। एक तरफ तो यह हो रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी के लोग और ममता सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ममता बनर्जी पर उंगली उठाने वालों की उंगली तोड़ दी जाएगी। सुनिए ममता बनर्जी सरकार के मंत्री उदयन गुहा ने क्या कहा है। सोशल मीडियाয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গালাগালি করছেন যারা আঙুল তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ চাইছে, সেই আঙুলগুলোকে চিহ্নিত করে সেই আঙুলগুলোকেও ভেঙে দেওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। নাহলে পরে এরা বাংলাকে একটা নতুন করে বাংলাদেশ করবার চেষ্টা করবে, কিন্তু ওরা জানে না হাসিনা যে ভুল করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ভুল করবে না, করেনি। सोचिए जब मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं तो फिर किस तरह की सोच सरकार और पार्टी के अंदर होगी। ममता बनर्जी के राज में इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता, और अगर सवाल करेगा तो मंत्री धमकाएंगे कि उंगलियां तोड़ दी जाएंगी। बीजेपी ने ममता सरकार के इस मंत्री के धमकी पर क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताऊंगा कि कोलकाता कांड की पीड़िता के पिता ने ममता सरकार पर क्या बड़ी बात कह दी। उदयन गुहा उनके मंत्री, वही मंत्री जिन्होंने महिलाओं के मार्च को अपमानित किया था 14 तारीख की रात को जो हुआ था, वो मंत्री कहते हैं कि उंगली ममता बनर्जी पर उठाओगे तो वो उंगली तोड़ दी जाएगी। ये मंत्री है, इस मंत्री को हटाएंगे। ये दिखाता है कि तानाशाही मानसिकता किस प्रकार से छाई हुई है। पुलिस भी एक प्रकार से धमका रही है, नोटिस भेजकर नागरिकों को, डॉक्टर्स को समन करती है, सुखेंदु रॉय उनके सांसद को समन करती है, शांतनु सेन का इस्तीफा ले लिया जाता है पद से क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल पर सवाल उठाए। ये ममता दीदी नहीं, ये बंगाल की ईदी है, बंगाल की ईदी अमीन। इस प्रकार से वो बिहेव कर रही है। तानाशाही जो है इसी को कहते हैं। कोलकाता की पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे लोगों के साथ ममता सरकार के रवैये पर पीड़िता के पिता ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर खुद सीएम ममता बनर्जी इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतर सकती हैं तो दूसरे लोगों को ऐसा करने पर जेल में क्यों डाला जा रहा है। पीड़िता के पिता को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट मार्च का हवाला देकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग क्यों कर दी। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। बंगाल से बीजेपी सांसद राजू बिस्ता ने भी ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट का हवाला देते हुए बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। रवि बिस्ता ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री के प्रोटेस्ट ने साफ कर दिया कि कानून, पुलिस और प्रशासन उनके हाथ से निकल चुका है।
आप भी बीजेपी सांसद रवि बिस्ता को सुनिए, फिर कोलकाता के रेप और मर्डर केस पर भड़के गुस्से की दूसरी तस्वीर भी दिखाता हूं। आज अगर वही सड़क पे प्रोटेस्ट पे उतर रही है, वो साफ बता रही है कि कानून, पुलिस, प्रशासन मेरे हाथ से निकल चुका है। और ममता दीदी का प्रोटेस्ट उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, वो पश्चिम बंगाल की वास्तविक स्थिति को उजागर कर रही है। और राष्ट्रपति जी से मैं अपील करता हूं, कृपया हमें बचाएं। राष्ट्रपति शासन एक प्रावधान है भारत के संविधान में, जिसके अंतर्गत आप जो है 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता जो भारत के नागरिक है, उनको आप बचा सकते हो। सोशल मीडिया से लेकर बंगाल के अंदर तक बहुत सारे लोग राष्ट्रपति शासन लगे बंगाल में, इसकी मांग कर रहे हैं। हमने आपको शुरू में ही बताया कि बंगाल के गवर्नर दिल्ली आए, अमित शाह से मिलने वाले हैं, गृह मंत्री से। क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने की जमीन तैयार है? क्या ऐसी स्थितियां हैं? इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप यह देखिए कि अब चाहे ममता बनर्जी सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, कोलकाता रेप और मर्डर कांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। क्या डॉक्टर, क्या वकील और क्या आम नागरिक, बंगाल से लेकर देश के कोने कोने तक पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। आज कोलकाता में डॉक्टर्स ने पुलिस की मनमानी के विरोध में मार्च निकाला। दरअसल कोलकाता पुलिस ने डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी को भी नोटिस भेजा है। इन दोनों पर भी पीड़िता की पहचान का खुलासा करने और पोस्टमार्टम पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया गया। जब आज डॉक्टर कुणाल सरकार और डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी पूछताछ में शामिल होने के लिए पुलिस मुख्यालय के लिए निकले, तो बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी उनके साथ नजर आए। कोलकाता में ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर राष्ट्रपति शासन की बात बताता हूं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो 2 डॉक्टर हैं जिनको कोलकाता पुलिस ने समन भेजा था, उनको नोटिस भेजा गया और कोलकाता पुलिस की तरफ से आरोप लगाया गया कि उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी जो है वो उन्होंने जो है सोशल मीडिया में डाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए जो है यहाँ पर उन्होंने कुछ जानकारी सोशल मीडिया में शेयर की थी। साथ ही आरोप ये भी है कि इन 2 डॉक्टरों ने जो विक्टिम है उनकी आइडेंटिटी रिवील की थी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील भी पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करने सड़क पर उतर आए। कोलकाता में हाईकोर्ट के वकीलों ने भी मार्च निकाला और पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए जाने की मांग की। हम लोग का डिमांड यही है कि जो दोषी है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। ये एक ऐसा माने इस तरीके का काम हम लोग को धिक्कार है कि ऐसा काम घटा है और ये प्रशासन को हम लोग को रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके दोषी को पकड़ा जाए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सीबीआई बहुत जल्द से जल्द अपना रिजल्ट बताएगी, हम लोगों को, कोर्ट को बताएगी। साइलेंट मार्च पर है आप लोग, हाँ। ये क्या बोलेंगे, क्या डिमांड है? डिमांड तो यही है कि जस्टिस, वी वांट जस्टिस, दिस इज द ओनली डिमांड। बंगाल जैसी स्थिति आपने शायद ही कहीं देखी होगी। पब्लिक सड़क पर न्याय मांग रही है, वकील सड़क पर आकर न्याय मांग रहे हैं, डॉक्टर सड़क पर न्याय मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री सड़क पर न्याय मांग रही है। अरे न्याय देगा कौन? सब सड़क पर आ गए हैं। और अगर सब सड़क पर आ गए हैं तो पब्लिक पूछ रही है तो फिर लगाओ राष्ट्रपति शासन। जब वहां कोई न्याय देने वाला नहीं बचा तो फिर पब्लिक को केंद्र न्याय दे। इन्हीं विरोध प्रदर्शन की वजह से ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो तरीका आजमा रही है जिससे विरोध प्रदर्शन ना हो पाए। लेकिन देश के कोने कोने में इस मामले में आज भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ बंगाल सरकार में मंत्री उदयन गुहा सीएम ममता पर उठने वाली उंगलियों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं, तो टीएमसी के एक सांसद अरूप चक्रवर्ती ने तो डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन पर विवादित बयान दे दिया। अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि आंदोलन के नाम पर डॉक्टर अपने बॉयफ्रेंड को लेकर घूमने चले जाएंगे तो उन पर पब्लिक का गुस्सा तो फूटेगा ही, और जब ऐसा होगा तो सरकार उन्हें बचाने नहीं आएगी। सुनिए जरा टीएमसी सांसद को। জনরোষ হবে যদি হাসপাতালে রোগী মারা যায়, ডাক্তাররা যদি ডাক্তারি না করে অবরোধের নাম করে বাড়ি চলে যায়, যদি বয়ফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতে যায় তাহলে তো অটোমেটিক হবেই। রোগী যদি বিনা চিকিৎসায় হাসপাতালে মারা যায় তাহলে মানুষ কি ছেড়ে দেবে গ্রামের মানুষ? आप सोचिए, मतलब देश में गुस्सा है और क्या सोच है इन लोगों की कि आंदोलन के नाम पर बॉयफ्रेंड के साथ डॉक्टर घूमने चली जाएगी तो हम क्या करें? मतलब क्या बोले? इस तरह की बातों से विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएंगे ऐसा लगता तो नहीं,
क्योंकि सिर्फ कोलकाता ही नहीं, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड के विरोध में 8वें दिन भी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। पीड़िता के लिए इंसाफ और डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे डॉक्टर निर्माण विहार में स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स ने कोलकाता रेप मर्डर कांड में सबूतों को मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। दिल्ली में ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए। निर्भया भवन ये स्वास्थ्य मंत्रालय है, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का कार्यालय है और उसके बाहर देखिए सैकड़ों की संख्या में आपको स्टूडेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में तख्तियां हैं और उन पर कई कई तरीके के लिखे हैं। देखिए दूसरी तख्तियां देखिए, जस्टिस, दूसरा वी वांट जस्टिस, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि सीपीए की मांग कर रहे हैं। लगातार यही तख्तियां हैं, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर, इस तरह के कई आपको तख्तियां दिख रही हैं। और देखिए जहां पर आपकी तस्वीर नजर जा रही है, वहां पर आपको डॉक्टर भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सवाल ही खत्म नहीं होते, क्योंकि आप देखिए पॉलिटिक्स किस तरह की हुई। कोलकाता के अस्पताल में जब गुंडे घुस गए थे, तोड़फोड़ हुई थी, आपको याद होगा 14 तारीख की रात को, तो ममता बनर्जी ने कह दिया था कि ये तो वाम और राम का काम है, यानी बीजेपी और लेफ्ट का किया धरा है। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही हैं इस घटना की जांच को लेकर, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं, उसमें अब तक बीजेपी या लेफ्ट से जुड़े लोगों का तो नाम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की पहचान जरूर हुई है जिनके बारे में दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन टीएमसी से। कौन कौन लोग अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में पकड़े गए हैं उनके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन ममता बनर्जी क्या कह रही थी पहले यह याद दिलाना जरूरी है। फिर बताता हूं कि कौन पकड़ा गया और किससे किसका कनेक्शन निकल रहा है। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। यानी अभी पुलिस ने जांच पूरी भी नहीं की थी कि आरजी कर अस्पताल में कौन लोग घुसे, किन्होंने तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि लेफ्ट और बीजेपी ने किया है। लेकिन अब क्या सामने आ रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ के बाद कोलकाता पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और जो दावा ममता बनर्जी कर रही थी उसके उलट गिरफ्तार लोगों में से अब तक कोई भी बीजेपी का नहीं निकला है, या कम से कम पुलिस ने तो सामने आकर यह नहीं बताया कि यह बीजेपी का, यह लेफ्ट का है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो आ रहा है कि कौन कौन पकड़े गए वो आपको जरूर बताता हूं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के आरोप में 30 लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कुछ के बारे में दावा है कि वो टीएमसी से जुड़े हैं, बाकी अन्य लोग हैं। गिरफ्तार आरोपियों में कोई बीजेपी या लेफ्ट का कार्यकर्ता शामिल नहीं है, यह अभी शुरुआती तौर पर कहा जा रहा है। यह सारी गिरफ्तारियां कोलकाता पुलिस ने की हैं, तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि पुलिस बीजेपी या लेफ्ट का फेवर कर रही है। पुलिस ममता की है और गृह विभाग भी ममता बनर्जी के पास है। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि तोड़फोड़ में राम का नाम लेकर ममता बनर्जी क्या करना चाह रही थी, कौन सा राजनीतिक हित साधना चाहती थी। अब आपको उन लोगों की तस्वीरें दिखाता हूं जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ के आरोपी हैं और पकड़े गए। जैसे पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें सौमिक दास का भी नाम शामिल है। ये देखिए, ये है सौमिक दास जो रॉड चला रहा है, एक जिम ट्रेनर है ये, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज से 3 किलोमीटर दूर नगर बाजार में रहता है। सौमिक दास के बारे में दावा है कि वो स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता है। सौमिक के घर वालों का कहना है कि वो भावनाओं में बहकर प्रोटेस्ट में चला गया और इस बात का उसे पछतावा है। परिवार कह रहा है कि वो टीएमसी से जुड़ा है, लेकिन टीएमसी वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि तोड़फोड़ करने वालों का उनकी पार्टी से कनेक्शन है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं वो उससे उलट है। तोड़फोड़ के आरोपियों में एक आरोपी का नाम ऋषिकांत मिश्रा है। ऋषिकांत मिश्रा आरजी कर मेडिकल कॉलेज से आधा किलोमीटर की दूरी पर रहता है। ऋषिकांत का परिवार टीएमसी से जुड़ा हुआ है और बड़ा भाई श्रीकांत तो टीएमसी की सक्रिय सदस्य के तौर पर काम करता है। यह आरोप अब जब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, अब जब धीरे धीरे असली सच सामने आ रहा है, अब जब इस तरह से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या क्यों बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा दिया जाता। राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है इसके बारे में पुराने कुछ केसेस के जरिए आपको समझाता हूं। जैसे 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया। घटना की जिम्मेदारी लेते हुए तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 15 दिसंबर 1992 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।
कहा गया कि इन राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था खतरे में है और कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ऐसे ऐसे राष्ट्रपति शासन लगे हैं इस देश में कि कहीं खराब हो जाएगी कानून व्यवस्था, इस नाम पे राष्ट्रपति शासन लग गया। पब्लिक पूछ रही बंगाल में ऑलरेडी खराब है, लगता क्यों नहीं? अक्टूबर 1990 में कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लगा था। तब कर्नाटक में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। उस समय कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने कर्नाटक में लीडरशिप चेंज करने की कोशिश शुरू की, लेकिन इस दौरान कई नेताओं ने बगावत कर दी और कैबिनेट पूरी तरह से बिखर गई, जिसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इंदिरा गांधी का तो इतिहास भरा है राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्रियों ने लगाए। लेकिन पब्लिक पूछ रही है कि मोदी जी कब लगाएंगे बंगाल में राष्ट्रपति शासन? क्या बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? संदेश खाली हो जाता है, पोस्ट पोल वायलेंस हो जाता है। अब ये कोलकाता की घटना हो गई। क्या ऐसा होगा जब कोलकाता में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये पब्लिक पूछ रही है। इस पर आपको जानकारी दूंगा, लेकिन पाठशाला में अब अगली क्लास। कोलकाता रेप केस की गूंज उत्तर प्रदेश में। उपचुनाव में राहुल और अखिलेश दोनों को बड़ा नुकसान होने वाला है क्या? सीएम योगी के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को तगड़ा करंट कैसे लगा? महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, क्या बीजेपी फिर लोकसभा चुनाव वाली गलती कर रही है क्या? अब इसका चैप्टर। कोलकाता कांड की गूंज सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे देश में है। देश में कई जगहों पर आने वाले दिनों में उपचुनाव और विधानसभा चुनाव है, तो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा चुनावों का बड़ा मुद्दा बन गया है। यूपी में भी उपचुनाव होने वाले हैं और यूपी में भी कई ऐसे मामले आए हैं जिन्हें लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासी भिड़ंत चल रही है। चाहे वो अयोध्या में रेप केस हो या फिर कन्नौज का मामला हो, दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा कि आरोपियों के किसी न किसी तरह से समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है। हालांकि समाजवादी पार्टी इसे बीजेपी की राजनीति बता रही है, लेकिन उपचुनावों के बीच इस तरह के आरोप समाजवादी पार्टी की मुसीबत बन चुके हैं। जैसे आप कन्नौज के मामले को ही देख लीजिए। आरोपी नवाब सिंह यादव को समाजवादी पार्टी अपना नेता मानने से इनकार कर रही थी, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसमें नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी की टॉप लीडरशिप के आसपास दिख रहा था। इस तरह की तस्वीरों से ही ऐसे मामले उपचुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी फांस बन गए। इस पूरे मामले पर बीजेपी जिस तरह समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही है, उससे समाजवादी पार्टी को डर है कि यूपी उपचुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव महिला सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक एक्टिव हो गए और लगातार एक के बाद एक महिला सुरक्षा से जुड़ी पोस्ट डाल रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि रक्षाबंधन के मौके पर यूपी में समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी का गठन किया जाएगा ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस पोस्ट के बाद लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पहले अयोध्या के मोहित खान और कन्नौज के नवाब सिंह को समाजवादी पार्टी से निकालकर सख्त सजा दिलवाएं। लेकिन कन्नौज के मामले में अखिलेश यादव से मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने किस अंदाज में जवाब दिया, वो सुनिए। इसके बाद यह भी बताऊंगा कि ये दोनों केस समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाले हैं और कैसे बंगाल को लेकर भी अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं। आजकल कन्नौज बहुत हेडलाइन पर है, सरकार को बहुत धन्यवाद उसके लिए। सोचिए आप, डीएमएसपी सम्मान भी कर रहे हैं और बीजेपी वाले मिले हुए हैं कहीं ना कहीं। ये हमारे पत्रकार साथी सब जानते होंगे जो गए वहां रिपोर्टिंग के लिए। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव यही बताने की कोशिश करते रहे कि नवाब सिंह का उनकी पार्टी से कोई नाता नहीं है, जबकि उनके साथ नवाब सिंह की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हो रही है। महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो महिला सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार पर हमले कर रहे हैं। नोएडा में एक महिला के साथ छेड़छाड़ के मुद्दे पर अखिलेश यादव यूपी सरकार के लिए घोर निंदनीय जैसे शब्द लिख रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या मामले में आरोपी मोहित खान और कन्नौज मामले में आरोपी नवाब सिंह के लिए ऐसे घोर निंदनीय शब्द क्यों नहीं लिखे जाते। इतना ही नहीं, बंगाल को लेकर भी लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि बंगाल क्यों नहीं गए अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी और ममता बनर्जी की पार्टी के बीच अच्छा गठजोड़ दिखा है बंगाल में। क्यों नहीं पूछते वो भी? राहुल गांधी जैसे ममता बनर्जी का नाम नहीं ले पा रहे, अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी का नाम लेकर सवाल नहीं पूछ पा रहे। अखिलेश यादव यूपी में समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी खोलकर यह माहौल बनाने की कोशिश में है कि महिला सुरक्षा को लेकर उनकी पार्टी बहुत सीरियस है, जबकि उनकी सरकार के दौरान यूपी में महिलाओं की सुरक्षा किस लेवल पर थी वो आपको याद दिलाता हूं। एनसीआरबी के मुताबिक 2016 में महिलाओं के साथ अपराध में यूपी नंबर 1 पर था। हर दिन 106 केसेस होते थे, हर घंटे 4 से ज्यादा केस सामने आते थे। पूरे साल में 38,918 केस दर्ज हुए थे। यह संख्या देश में महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध का 14.5% था।
इसके अलावा महिला किडनैपिंग के कुल केस 12,994 थे, यानी हर दिन 35 किडनैपिंग के केस। रेप के हर दिन 13 केस होते थे। साल भर में रेप केस 4,816 दर्ज हुए। इन आंकड़ों को देखकर समाजवादी पार्टी पर सवाल उठते रहे कि उनकी सरकार के दौर में यूपी में अपराधी बेखौफ थे। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यूपी में जिस तरह 37 सीटों पर जीत मिली थी, उससे अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का जोश हाई चल रहा था। लेकिन कन्नौज और अयोध्या जैसे मामलों से उपचुनाव के माहौल में असर पड़ सकता है। इस बार उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर और करहल समेत 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। करहल की सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद बनने के बाद खाली हुई, जबकि मिल्कीपुर अयोध्या की सीट है। ये दोनों ही सीटें बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए इस समय प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कन्नौज और अयोध्या जैसे मामले से उन महिला वोटर पर असर पड़ सकता है, जिनका चुनाव में निर्णायक वोट होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 17 सीटों पर महिला वोटर्स ने जीत और हार तय की थी, जबकि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 62.5% या 62.2% महिलाओं ने वोट डाला था, जबकि पुरुष वोटर कम था, 59.6%। इससे महिला वोटर्स में बीजेपी को 48% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 32%। महिला वोटर निर्णायक वोटर होती है और जब कन्नौज अयोध्या जैसे केस आते हैं तो इनका इंपैक्ट वोटर पर दिखता है। इसके अलावा जब अखिलेश यादव कोलकाता कांड जैसी घटनाओं पर ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते तो फिर बीजेपी भी इसे मुद्दा बनाती है, और यही वजह है कि इन सब बातों को लेकर बीजेपी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो यहां तक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी के दरबारी हैं, और जिस तरह से ममता बनर्जी के बचाव में दलीलें दी जा रही हैं, उससे तो अखिलेश को राजनीति छोड़कर बलात्कारियों का वकील बन जाना चाहिए। यह उन्होंने ट्वीट किया है। केशव मौर्य ने अखिलेश पर यह तीखा हमला किया तो अखिलेश भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी जवाब दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने जवाब दिया केशव प्रसाद मौर्य की उस बात पर जो बात केशव मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर कही। आज केशव मौर्य ने सीएम योगी की जमकर तारीफ की और उन्हें देश का सबसे शानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बताया। पहले आप यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का यह बयान सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं, और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली, और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम की अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की तो यह आज की हेडलाइंस में आ गया, क्योंकि पिछले काफी अरसे से यूपी में यह माहौल था कि सीएम योगी और केशव मौर्य में बड़ा टकराव चल रहा है। इस माहौल को बनाए रखने में अखिलेश यादव भी पूरा जोर लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही केशव मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की वैसे ही अखिलेश यादव सामने आ गए। एक बार सुनिए अखिलेश यादव को। वो कुछ है ही नहीं, वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है, मुझे पता है कि अगर वो डांट दें मुख्यमंत्री जी तो पता नहीं लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप पता कर लेना। अभी तक इन्हीं केशव प्रसाद मौर्य के सहारे योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे अखिलेश यादव। अब जब केशव प्रसाद मौर्य ने योगी की तारीफ कर दी तो कह रहे हैं वो है ही कौन आदमी केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो साइड हो जाएंगे। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यही माहौल बना रही थी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम योगी कमजोर हो गए और इसी वजह से डिप्टी सीएम से उनका टकराव चल रहा है। लेकिन अब तो खुद डिप्टी सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, तो उपचुनाव से पहले यह नैरेटिव भी खत्म हो गया कि यूपी बीजेपी के अंदर किसी तरह का मनमुटाव है। लेकिन यूपी भले ही बीजेपी संभाल ले, दूसरे राज्यों में उसे एक गलती भी भारी पड़ सकती है, और यह गलती है दूसरी पार्टियों से नेताओं को शामिल करना। वैसे तो चुनाव के समय में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता आते जाते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को लेकर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कुछ लोगों ने यह बात भी कही कि दल बदलुओं की बड़ी संख्या में लेने और उन्हें टिकट देने से भी कुछ नुकसान हुआ। अब जिन राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर भी ऐसी ही बातें चल रही हैं। जैसे आप झारखंड को देखिए, झारखंड में अभी इलेक्शन की डेट नहीं आई है, लेकिन ऐसी खबरें चल रही हैं कि जेएमएम के चंपई सोरेन दल बदल कर सकते हैं।
झारखंड की सियासत में इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन ने तब सीएम बनाया था जब ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। अब चंपई सोरेन ने यह कहकर बगावत कर दी है कि उन्हें जबरदस्ती सीएम पद से हटाया गया, उनको अपमानित किया गया। हालत यह है कि पूर्व सीएम चंपई सोरेन कुछ विधायकों के साथ दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। चंपई सोरेन के नाम पर ताज पैलेस होटल में 4 दिनों के लिए 3 रूम बुक है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में और कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले चंपई सोरेन दल बदल की संभावना से इनकार करते रहे, लेकिन अचानक उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक था, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। जिस पार्टी के लिए जीवन समर्पित किया, मानो उस पार्टी में मेरा कोई वजूद ही नहीं है। इतने अपमान के बाद मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। 4 दशकों से बेदाग राजनीतिक सफर में पहली बार भीतर से टूट गया हूं। बैठक के दौरान मुझसे इस्तीफा मांगा गया। मुझे सत्ता का मोह नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से दिल भावुक था। यानी चंपई सोरेन ये संकेत तो दे रहे हैं कि अंदर से मन टूटा हुआ है बॉस, और मेरी बेइज्जती हुई। चंपई सोरेन दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने नेता हैं। कहा जाता कि हेमंत सोरेन उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे, लेकिन जैसे ही पार्टी में बगावती सुर उठे तो हेमंत सोरेन के निशाने पर बीजेपी आ गई। हेमंत सोरेन ने बिना देर किए बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने और समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। एक बार हेमंत सोरेन को सुनिए, उसके बाद बताऊंगा बीजेपी ने हेमंत सोरेन को क्या नसीहत दी है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। हालांकि चंपई सोरेन अभी बीजेपी के साथ गए नहीं है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पर बीजेपी से पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या है इनकी, क्यों लेना है इनको पार्टी में अगर ये वाकई बीजेपी में आने वाले हैं। हेमंत सोरेन भले ही बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि आरोप लगाते लगाते वो अपने विधायकों को भी बिकाऊ बताने लगे। बीजेपी ने क्या नसीहत दी है वो भी सुन लीजिए। उनसे लोग दुखी होकर के, नाराज होकर के लोग बोल रहे हैं, तो उनको तो अपना घर देखना चाहिए। उनसे लोग क्यों नाराज है, क्यों दुखी है। और हमें लगता है कि उस पत्र को उनको भी मिला ही होगा, तो उसको पढ़ना चाहिए, उनकी दर्द उनको समझना चाहिए। तो आप सबको अगर अपने विधायकों का बिकाव ही कहेंगे तो फिर आपके साथ कौन रहेगा। उनको आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वे भाजपा खरीद रहे, इसका मतलब आप अपने विधायकों को बिकाव कह रहे हो। इसी तरह से हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां भी पार्टियों में भगदड़ मची। जैसे आम आदमी पार्टी के एक नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। आम आदमी पार्टी के नेता नायब सिंह पटाक माजरा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पटाक माजरा को बीजेपी में शामिल करवाया। नायब सिंह माजरा ने 2019 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसी तरह से महाराष्ट्र में तो पहले से ही काफी बातें हो चुकी हैं कि अजीत पवार जैसे नेताओं का साथ लेने से बीजेपी को क्या ही मिला। महाराष्ट्र में इलेक्शन डेट अभी आई नहीं है, लेकिन वहां पहले ही बड़ी दल बदल हो चुकी है और वहां कई दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी ने अपने सहयोगी बना लिया या फिर उनकी बीजेपी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो गई। तो पब्लिक ये भी पूछ रही है कि बीजेपी ये कर क्यों रही है भाई, अपने बूते लड़ो ना। इधर से उधर से लोग आने को तैयार है, आप क्यों गेट खोलते हो। लेकिन चल रहा है। पाठशाला में अब अगली क्लास। मोदी के नए भारत का वो हथियार जिसे देख चीन पाकिस्तान भी हैरान। पहाड़ों से लेकर नदी नालों तक वो आ गया है जो भारतीय सेना की ताकत और बढ़ा देगा। अब उससे मिलिए। नरेंद्र मोदी के 10 सालों में एक बात तो सब मानते हैं कि देश की सेना को इतना ताकतवर बनाया गया है, इतने हथियार भर भर के सेना को लैस कर दिया गया है कि चीन पूरी ताकत लगाकर भी भारत को डिगा नहीं पा रहा। पाकिस्तान की तो हालत ऐसी कर दी गई है कि उसके घर में उसको घुसकर ठोक देते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सेना के लिए समय के साथ नए नए हथियार, नई नई तकनीक आना यह बड़ा जरूरी है।
ये नहीं कि एक बार दे दिया हथियार हो गया काम खत्म। सेना को ताकतवर बनाने का काम लगातार 10 साल से चल रहा है और आज की डेट में भारत की सेना दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना है। वो दिन भी दूर नहीं जब भारत की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना होगी, क्योंकि लगातार नई नई तकनीक और नए नए हथियार सेना को मिल रहे हैं और ये सब भी भारत में ही बन रहे हैं। डीआरडीओ ने भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इंडियन आर्मी के लिए ऐसे हथियार तैयार किए हैं जिससे हिमालय की चोटियों से लेकर समंदर की गहराई तक देश के दुश्मन बच नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी को जल्दी ही स्वदेश में बना बख्तरबंद कॉम्बैट वैप CRBN मिलने वाला है। इसके अलावा टैंक का काल कहा जाने वाला नाग MK2 सिस्टम इंडियन आर्मी में शामिल होगा। वहीं डीआरडीओ की बनाई अस्मी पिस्टल का ट्रायल भी अंतिम फेज में चल रहा है। जमीन हो या पानी, हर जगह पर नरेंद्र मोदी के नए भारत के ये हथियार दुश्मन को तबाह करेंगे। इसमें सबसे खास है वो बख्तरबंद गाड़ी जो इंडियन आर्मी को जल्दी ही मिलने वाली है, जिसे जमीन पर पछाड़ना नामुमकिन है और इसकी मदद से पानी के अंदर भी दुश्मन पर अटैक किया जा सकता है। भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ और महिंद्रा डिफेंस ने मिलकर नया स्वदेशी बख्तरबंद कॉम्बैट व्हीकल तैयार किया है। यह एक व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म है जिसे WHAP यानी वैप कहते हैं। यह व्हीकल केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेरिएंट में है। इसका डिजाइन कॉम्पैक्ट और लुक इंटरनेशनल है। इसमें ऑपरेशन के दौरान कुल 11 सैनिक सवार हो सकते हैं। यह बेहद ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि व्हीकल एम्फीबियस ऑपरेशन में कारगर है, यानी इसे जमीन और पानी में दुश्मन पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जमीन पर तो काम आ ही रहा, देखिए ना, पानी में घुस गया भाई। जिस गाड़ी के अंदर 11 सैनिक सवार हो सकते हैं, भारी हथियार ले जाए जा सकते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी कितनी आसानी से किसी नाव की तरह, बोट की तरह पानी में चल रही है। भाई अब ये नहीं है ना कि अब पानी आ गया, अब क्या करें, अब तो गाड़ी इधर ही खड़ी रहेगी, उधर कैसे, लो भैया ये बोट की तरह अंदर घुस गया पानी में। इस वैप CBRN वेरिएंट को इसी तरह तैयार किया गया है कि अगर किसी ऑपरेशन के दौरान सेना को नदी नाले पार करने पड़े तो ऑपरेशन को रोकना न पड़े। अभी तक अगर ऐसी स्थिति आती थी तो सेना को लोहे के पुल तैयार करने पड़ते थे जिसमें वक्त लगता था। महिंद्रा की बख्तरबंद गाड़ी के ये वीडियो महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा ने शेयर किए। 8x8 पहियों वाले इस बख्तरबंद व्हीकल में 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है, जिसकी वजह से ये पहाड़ों पर ऑपरेशन में भी कारगर है। डीआरडीओ और महिंद्रा ने अपनी इस बख्तरबंद गाड़ी की ना तो ज्यादा डिटेल शेयर की है और ना ही इसकी ज्यादा तस्वीरें पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन जो झलक सामने आई है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इंडियन आर्मी के पास आने वाले दिनों में ऐसी स्वदेशी बख्तरबंद गाड़ियां होंगी जो अभी तक अमेरिका, रूस और चीन की सेनाएं ही इस्तेमाल कर रही हैं। इंडियन आर्मी और डीआरडीओ का कंपटीशन एक तरफ दुनिया भर की वॉरफेयर टेक्नोलॉजी से है तो दूसरी तरफ बेहतरीन हथियारों से मुकाबला करना भी चुनौती बना हुआ है। यही वजह है कि डीआरडीओ एक तरफ जहां दुनिया का सबसे बेहतरीन बख्तरबंद हथियार तैयार कर रहा है तो दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को भस्म करने की भी तैयारी है। भारत के पास पहले ही डीआरडीओ का तैयार किया हुआ नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है। डीआरडीओ अब इसका एडवांस और खतरनाक वर्जन लेकर आ रहा है जिसका नाम है नाग MK2 एडवांस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम। यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जंग के मैदान में पहुंचा तो समझिए दुश्मनों की खैर नहीं। इंडियन आर्मी के पास नाग MK2 आने के बाद चीन और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी कि वो अपना कोई टैंक या बख्तरबंद गाड़ी बॉर्डर के पास तैनात करें। वहीं इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाने के लिए इंडियन आर्मी नई मशीन पिस्टल के विकल्प खोज रही है। इसमें पहली पसंद है अस्मी। अस्मी भारत का पहला स्वदेशी 9mm वेपन है और इसे भी डीआरडीओ के साथ मिलकर तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि सेना के नॉर्दर्न कमांड ने स्पेशल फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले ही 550 अस्मी पिस्टल और 550 T9 पिस्टल खरीदी है। नॉर्दर्न कमांड के जिम्मे LAC और LOC दोनों हैं। नॉर्दर्न कमांड आतंकियों के खिलाफ भी अहम रोल निभाती है। इस इलाके में सैनिकों और आतंकियों का करीबी मुकाबला होता है जिसमें अस्मी पिस्टल जैसे हथियार की जरूरत महसूस हो रही है। 2022 में इंडियन नेवी और CAPF ने भी इस स्वदेशी पिस्टल का ट्रायल किया था जिसमें इस पिस्टल को फुल मार्क्स मिले थे। वहीं अभी NSG, असम राइफल्स और BSF भी इस पिस्टल का ट्रायल कर रहे हैं और ये देखिए कितनी कॉम्पैक्ट है और बहुत शानदार है।